हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। होटल के वीआईपी मेडिकल रूम की खिड़की के बाहर सुबह की पहली ताज़ा धूप अब पूरी तरह से फैल चुकी थी। कन्वेंशन हॉल के बाहर कल रात जो खौफनाक हंगामा और फायरिंग हुई थी, सुबह की इस शांत रोशनी में उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। रावी मेहरा बेड के किनारे बैठी हुई थी। डॉक्टरों ने सुबह ही उसकी बाजू की पट्टी को दोबारा चेंज किया था। गोली बाजू को सिर्फ छू कर निकली थी, इसलिए घाव बहुत गहरा नहीं था, लेकिन दर्द अभी भी रह रह कर उसकी नसों में एक मीठी सी टीस पैदा कर रहा था। रावी ने इस वक्त डार्क ग्रीन रंग का एक बेहद सादा और प्रोफेशनल फॉर्मल सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी और अपने पर्सनल कर्तव्य को पूरा करने का एक नया और कड़क आत्मविश्वास साफ चमक रहा था। कमरे का भारी दरवाजा बहुत ही आहिस्ते से खुला और विक्रांत सिंह ओबराय अंदर दाखिल हुआ। विक्रांत के चलने की चाल और उसके हाव भाव में आज सुबह एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव आ चुका था। उसके चेहरे पर वो पुराना सुपरस्टार वाला बचकाना अहंकार या जबरदस्ती हक जताने वाला कोई भी भाव दूर दूर तक नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और ठहराव था जो उसने पिछले कई सालों में कभी महसूस नहीं किया था। उसने ब्लैक कलर की एक बेहद सिंपल कैजुअल शर्ट और डेनिम पैंट पहन रखी थी और उसका दाहिना हाथ पट्टियों से बंधा था। डॉक्टरों ने सख्त बेड रेस्ट के ऑर्डर्स को दरकिनार करके वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ रावी के साए की तरह खड़े रहने के लिए आया था। रावी, तुम्हारी बाजू का दर्द अब कैसा है? अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो तो हम स्विस बैंक जाने का यह प्लान कल के लिए टाल सकते हैं। मेरे लिए इस वक्त तुम्हारे इस घाव का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विक्रांत ने बहुत ही धीमी, ठंडी और बेहद आदरणपूर्ण आवाज़ में रावी के बिल्कुल पास आकर कहा। उसके लहजे में जो पुराना रूखापन था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। रावी ने अपनी नजरें उठाई और सीधे विक्रांत की उन शांत और बदली हुई भूरी आंखों में देखा। उसे अच्छे से पता था कि कल रात फर्श पर बहते हुए उसके लहू ने विक्रांत के अंदर के उस पुराने मुखौटे को हमेशा के लिए शायद मार दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ओबराय। दर्द इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊँ। बड़े साहब ने पूरे ओबराय साम्राज्य की कमान और चाबियाँ मेरे हाथों में सौंपी है और राणा से जो हमें स्विस बैंक के लॉकर नंबर 709 का सीक्रेट मिला है, उसे आज ही खोलना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। कामनी और शौर्य का वो आखिरी खूनी राज अब और ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहना चाहिए। समीर सर बाहर कार के साथ रेडी हैं, हमें अभी निकलना चाहिए। रावी बहुत ही सदे हुए और गरिमापूर्ण सब कदमों से बेड से नीचे उतरी और अपना बैग संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विक्रांत चुपचाप बिना किसी विरोध के एक बहुत ही आज्ञाकारी साथी की तरह रावी के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। मेंशन के दो सबसे वफादार और हथियारबंद पर्सनल सुरक्षा गार्ड्स कॉरिडोर में तैनात थे। मुंबई की चौड़ी और वीआईपी सड़कों पर ब्लैक रोल्स रॉयस कार एक बहुत ही शांत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर समीर बैठा हुआ था और उसकी नजरें लगातार रियर व्यू मिरर के जरिए पीछे की सीट पर टिकी हुई थी। कार की पिछली सीट पर रावी और विक्रांत एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठे थे। खिड़की के बाहर मुंबई की गगनचुंबी इमारतें और समुद्र की लहरें धुंधली दिखाई दे रही थी। कार के अंदर एक बहुत ही गहरा, शांत और जज्बाती माहौल बना हुआ था। विक्रांत लगातार अपनी आंखों से रावी के उस जख्मी बाजू को देख रहा था। उसका दिल इस वक्त एक बहुत ही भयंकर और गहरे पछतावे के बोझ तले दबा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके अतीत में इस मासूम और ईमानदार लड़की का कितने ज्यादा जुल्म किए थे। उसे पुलिस स्टेशन की काल कोठरी में बंद करवाया था, उसका करियर तबाह किया था, लेकिन बदले में रावी ने हर बार खुद गोलियां और आग के सामने कूदकर उसके वजूद की रक्षा की थी। रावी, मैं जानता हूँ कि
आई एम सॉरी कहना बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। मैंने अपने अंधे गुस्से में तुम्हारे साथ तुम्हारे साफ सुथरे चरित्र पर जो दाग लगाने की कोशिश की थी उसकी सज़ा मुझे पूरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस मैंसन के अंदर या बाहर तुम्हें कभी मेरी तरफ से कोई पाबंदी या कोई ज़बरदस्ती का हुक्म सुनने को नहीं मिलेगा। तुम पूरी तरह से आज़ाद हो रावी। विक्रांत ने अपनी आवाज़ को बेहद धीमा और जज्बाती रखते हुए कहा। रावी ने खिड़की से अपनी नजरें हटाई और बहुत ही शांत आवाज में विक्रांत की तरफ देखा। मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपसे कल रात भी कहा था, मैं यहाँ कोई आपकी माफी का या आपके इस बदले हुए रूप का इनाम लेने नहीं आई हूँ। मेरे लिए यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और एक डील है जो मेरे पापा की वेंटिलेटर की सांसों को चला रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, लेकिन हमारे बीच अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल पाना मेरे स्वाभिमान के लिए इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ आपके पिता की मौत के उस सच को ढूंढने पर होना चाहिए। विक्रांत रावी का यह कड़ा और स्टैंड सुनकर चुप रह गया। उसके दिल में रावी के लिए नफरत या चिढ़ नहीं जगी, बल्कि उसके लिए जो आदर और सम्मान था वह 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। वह समझ चुका था कि रावी को अपनी नज़रों में दोबारा ऊंचा उठाने के लिए उसे रोज अपनी केयर और अपने सच्चे व्यवहार को खुद को साबित करना होगा। ठीक सुबह के 11 बज रहे थे जब रोल्स रॉयस कार मुंबई के सबसे सुरक्षित और इंटरनेशनल वीआईपी कॉरपोरेट स्विस बैंक के मुख्य आलीशान गेट के सामने आकर रुकी। यह बैंक आम बैंकों जैसा नहीं था। यहाँ सिर्फ देश के सबसे बड़े अरबपतियों और शाही घरानों के लॉकर सुरक्षित रखे जाते थे। बैंक के बाहर चारों तरफ कड़े सुरक्षा गार्ड्स और बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे हुए थे। समीर ने आगे बढ़कर मुख्य मैनेजर का दरवाजा नॉक किया। कुछ ही मिनटों में बैंक के मुख्य मैनेजर मिस्टर फर्नांडिस बहुत ही सम्मान के साथ रावी और विक्रांत को रिसीव करने के लिए बाहर आए। वेलकम मिस्टर ओबराय। वेलकम मैडम। बड़े साहब दिग्विजय सिंह जी का ऑफिशियल अथॉरिटी लेटर हमारे सिस्टम में सुबह ही फ्लैश हो चुका है। लॉकर नंबर 709 पूरी तरह से गोपनीय कैटेगरी में आता है। प्लीज़ आप दोनों अपनी बायोमेट्रिक और डिजिटल चाबी यहाँ प्लेस कीजिए। मिस्टर फर्नांडिस ने बहुत ही शालीनता से वीआईपी डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा। रावी ने बहुत ही सधे हुए हाथों से अपने बैग से वो सोने की चाबियों का गुच्छा और राणा से मिली वो सीक्रेट डिजिटल चाबी निकाली और उसे स्कैनर के ऊपर रख दिया। क्लिक बिप कि एक मध्यम डिजिटल आवाज के साथ रावी के फिंगरप्रिंट्स और दस्तखत मैच हो गए। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। प्लीज मेरे साथ नीचे अंडरग्राउंड सेट वॉल्ट की तरफ चलिए। मैनेजर ने एक भारी लोहे के दरवाजे का लॉक खोला। रावी और विक्रांत बहुत ही शांत और भारी कदमों से चलते हुए बैंक के सबसे निचले हिस्से में बने उस विशाल ठंडे और कंक्रीट के सुरक्षित वॉल्ट के अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ दीवारों पर स्टील के बड़े बड़े लॉकर सजे हुए थे और वहां की हवा में एक अजीब सी सीलन और रहस्यमयी खामोशी पसरी हुई थी। मैनेजर ने उन्हें लॉकर नंबर 709 के सामने लाकर खड़ा किया। यह लॉकर कामनी ओबराय के नाम पर पिछले 20 सालों से रजिस्टर्ड था। मैडम, ये रही मुख्य मास्टर की। अब आप दोनों अकेले में इस लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे नियम के मुताबिक यहाँ कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं रह सकता। मिस्टर फर्नांडिस ने चाबी रावी के हाथों में सौंपी और बहुत ही अदब से पीछे हटते हुए भारी दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। तहखाने में उस शांत माहौल में अब सिर्फ रावी और विक्रांत की सांसों की आवाज आ रही थी। रावी ने गहरी और लंबी सांस ली। उसने अपने कांपते हाथों से उस चाबी को लॉकर नंबर 709 के सुराख के अंदर डाला और पूरी ताकत से दाईं तरफ घुमा दिया। कड़क चरमरा भारी स्टील का दरवाजा बहुत ही धीरे से अंदर की तरफ खुल गया। लॉकर के खुलते ही अंदर से पुराने कागजात और सूखी स्याही एक बहुत ही तीखी गंध बाहर आई। रावी ने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी को एक अंदर गड़ाया। लॉकर के सबसे पिछले कोने में एक बहुत ही पुरानी डार्क रेड कलर की मखमली कवर वाली प्राचीन डायरी रखी हुई थी, जिसके ऊपर ओबराय खानदान के बड़े बेटे यानी विक्रांत के असली पिता का नाम सोने के अक्षरों में लिखा था और उसके बगल में ओबराय साम्राज्य के मुख्य फर्जी शेयर्स और बेईमानी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी के वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखे थे, जिनके कोर्ट्स के दम पर कामनी बाहर पूरा कैश नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। रावी ने बहुत ही आहिस्ते से उस प्राचीन खूनी डायरी को अपने हाथों में बाहर निकाला।
विक्रांत उसके बगल में खड़ा था और उसका पूरा शरीर इस वक्त एक अनजाने खौफ और घबराहट के मारे थर थर कांप रहा था। मिस्टर ओबराय, यह आपके पापा की पर्सनल डायरी है, हमें इसके पन्ने पलटने होंगे। रावी ने बहुत ही गंभीर और रोती हुई आवाज में कहते हुए डायरी का पहला पन्ना खोला। जैसे ही डायरी के पन्ने खुले, उसके अंदर विक्रांत के पिता ने अपने हाथों से लिखे हुए वो आखिरी दिनों के नोट्स साफ साफ दिखाई देने लगे। रावी और विक्रांत ने जैसे ही डायरी के सबसे आखिरी पन्ने पर लिखे उन खौफनाक लफ्जों को पढ़ना शुरू किया, दोनों के पैरों के नीचे से जैसे पूरी जमीन ही खिसक गई। डायरी के उस आखिरी पन्ने पर विक्रांत के पिता ने बहुत ही घबराहट में लिखा था, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि कामनी इस घर में सिर्फ मेरी पत्नी बनकर नहीं आई है, वह दिग्विजय सिंह की पूरी वसीयत और इस ओबराय साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती है। उसने मेरे सगे भाई शौर्य को वारिस बनाने के लिए मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। मुझे अंदर से खबर मिली है कि कल सुबह जब मैं अपनी ऑफिशियल मीटिंग के लिए पुणे जाऊंगा तो कामनी के वफादार मैकेनिक ने मेरी कार के मुख्य ब्रेक्स को पूरी तरह से फेल करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो इस डायरी का यह सच मेरे बेटे विक्रांत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कामनी ही मेरी असली कातिल है। यह खौफनाक और खूनी सच अपनी आंखों के सामने पड़ते ही विक्रांत सिंह ओबराय का पूरा वजूद भीतर तक पूरी तरह से टूट कर बिखर गया। 22 साल पुराना वो झूठ जिसे वह एक कार एक्सीडेंट समझता आया था, आज एक बहुत बड़ी और सुनियोजित खूनी साजिश के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसकी सौतेली माँ कामनी ने ही उसके सगे पिता की जान ली थी ताकि ओबराय साम्राज्य की गद्दी पर उसका अपना बेटा शौर्य बैठ सके। विक्रांत के मुंह से एक असहनीय जानलेवा मानसिक दर्द की चीख निकली। उसकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा गया और उसके घुटने पूरी तरह से कांपने लगे। वह अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहने की स्थिति में भी नहीं था। वह बहुत ही बेबसी और पागलों की तरह रोते हुए सीधे आगे बढ़ा और उसने रावी को पूरी ताकत से अपनी बाहों के बीच भींच लिया। उसने अपने सिर को रावी के उस सुरक्षित कंधे पर रख दिया और एक छोटे बच्चे की तरह, अनाथ बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रावी, रावी, मेरे पापा को उस औरत ने मार डाला। मेरी माँ, मेरे पापा, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मैं पिछले 22 सालों से एक कातिल को अपनी माँ समझकर उसकी इज्जत करता रहा। मैंने कितना बड़ा पाप किया है रावी। मैं अंदर से पूरी तरह मर चुका हूँ। आई लव यू रावी। मैं तुम्हारे बिना एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज रावी, मुझे छोड़कर मत जाना। आई रियली लव यू। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। विक्रांत ने पूरी तरह बिखरते हुए आंसुओं के सैलाब के बीच रावी के सामने अपने दिल के उस सबसे बड़े और छुपे हुए प्यार का पहला मध्यम इजहार कर दिया। रावी विक्रांत के इस गहरे मानसिक ब्रेकडाउन को और उसके मुंह से आई लव यू के इस भावुक शब्दों को सुनकर एक पल के लिए पूरी तरह से दंग रह गई। वह देख रही थी कि विक्रांत इस वक्त अपनी पूरी सुपरस्टार वाली पर्सनालिटी को भूलकर उसके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह तड़प रहा था। रावी के दिल के अंदर जो नफरत की दीवार थी वह विक्रांत के इन सच्चे आंसू और उसकी इस बेबसी को देखकर अंदर से पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसने बहुत ही नरमी से अपने दाहिने हाथ को उठाया और विक्रांत की कांपती हुई पीठ पर रखकर उसे बहुत ही प्यार और सुकून से सहलाना शुरू कर दिया। उसने विक्रांत को खुद से थोड़ा सा दूर किया, उसकी आंखों के आंसुओं को बहुत ही नरमी से पोंछा और बहुत ही ग्रेसफुल, शांत और गंभीर आवाज में सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, खुद को संभालिए। मैं आपके पिता की इस तकलीफ को और आपके इस दर्द को पूरी तरह से समझ सकती हूँ। मैं इस इंसाफ की जंग में कामिनी के इस पूरे नेटवर्क को तबाह करने में एक कानूनी बॉस की हैसियत के नाते आपके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी। लेकिन रावी थोड़ा सा ठिठकी। उसने अपनी बाजू की सफ़ेद पट्टी को देखा और बहुत ही मैच्योर अंदाज में अपनी बात पूरी की। लेकिन प्लीज़ इसे इतनी जल्दी प्यार का नाम मत दीजिए। आपने अतीत में मेरे साफ सुथरे स्वाभिमान पर, मेरे शरीर पर जो गहरे जख्म दिए हैं, वे जख्म इतने बड़े हैं कि वे सिर्फ आपके इन कुछ आंसुओं से या एक इजहार से इतनी जल्दी नहीं भर सकते। मैं यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और अपने पापा के इलाज के बदले आई हूँ। मैं आपका साथ हर कदम पर दूंगी, लेकिन हमारे बीच एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत होने में अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। पहले हमें आपके पिता को इंसाफ दिलाना होगा। विक्रांत ने रावी के फैसले को सुना। उसकी आंखों में इस वक्त कोई पुराना गुस्सा या
घमंड दोबारा नहीं जगा, बल्कि उसने बहुत ही आदर के साथ रावी के इस खड़े स्टैंड के सामने अपना सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि रावी का यह इनकार बिल्कुल जायज़ था और उसे अपनी ज़िंदगी के हर एक काम से साबित करना होगा कि वह रावी के इस पवित्र स्वाभिमान के काबिल बन चुका है। उसने डायरी के पेपर्स को और उन सीक्रेट स्विस बैंक के दस्तावेज को बहुत ही सलीके से उठाया और रावी के हाथ में सौंपते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, तुम्हारी हर एक बात मुझे मंजूर है रावी। मुझे तुमसे हाँ सुनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज से इन सारे खूनी सबूतों की और इस ओबरा साम्राज्य के भाग्य का फैसला करने की पूरी कमान सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। हम मिलकर मेरे पापा के कातिलों को कानून की आखिरी सजा तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। रावी ने उस डिजिटल चाबी और डायरी को अपने बैग के अंदर सुरक्षित रख लिया। ओबराय मेंशन की उस आलीशान पेंट हाउस की हवाओं में आज सुबह से ही एक अजीब सी ताजगी और नयापन महसूस हो रहा था। खिड़की के भारी रेशमी पर्दों को पार करती हुई आती सुनहरी धूप जब लिविंग रूम के मखमली कालीन पर फैल रही थी, तो वहां पिछले कई दिनों से पसरा हुआ वो कड़वाहट और डर का माहौल पूरी तरह से गायब लग रहा था। कामनी और सौर्य का वो 22 साल पुराना खूनी राजा पूरी तरह से स्विस बैंक की डायरी के जरिए सामने आ चुका था और पूरे साम्राज्य की कानूनी कमान इस वक्त रावी मेहरा के हाथों में सुरक्षित थी। पेंट हाउस के मुख्य कैबिन के अंदर रावी मेहरा कांच की बड़ी मेज पर हाथ टिकाए बैठी थी। उसने आज नीले रंग का एक बहुत ही सादा और खूबसूरत सूट पहन रखा था और उसके बाल पीछे एक ढीले जोड़े में बंधे हुए थे। उसके बाएं बाजू पर लगी ताजा सफेद पट्टी आज भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर काम को लेकर वही पुराना और कड़क फोकस मुस्तैद था। वह बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कामनी के उस जब्त किए गए फर्जी शेयर्स को, बेनामी प्रॉपर्टी के पेपर्स को एक एक करके अपनी फाइल के अंदर ऑडिट कर रही थी। तभी केबिन का भारी दरवाजा बहुत ही धीरे से बिना कोई आवाज किए अंदर की तरफ खुला। विक्रांत सिंह ओबराय दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसने ग्रे कलर की एक ओवर साइज्ड हुडी और कैजुअल ट्राउजर पहन रखे थे और उसका दाहिना हाथ अभी भी पट्टियों के सहारे बेड रेस्ट की स्थिति में था। विक्रांत के चलने की चाल और उसके चेहरे के भाव में आज सुबह कोई भी पुराना अहंकार या जानवर जैसा गुस्सा दूर दूर तक नहीं था। वह बहुत ही खामोशी से कैबिन के कोने में रखे सोफे के पास आकर बैठ गया। उसकी गहरी भूरी आंखें लगातार सिर्फ और सिर्फ रावी की बाजू की पट्टी और उसके चेहरे के भावों को ट्रैक कर रही थी। वह चुपचाप देख रहा था कि रावी काम करते वक्त रह रह कर अपने बाजू के दर्द के कारण अपनी आंखें थोड़ी सी भींच लेती थी। विक्रांत के दिल के अंदर इस वक्त एक बहुत ही प्यारा और छुपा हुआ एक तरफा आशिक जाग चुका था। उसे अच्छे से पता था कि रावी ने कल स्विस बैंक में उसकी प्यार की झार को बहुत ही ग्रेसफुली रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रावी की उस खुददारी ने विक्रांत के दिल को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया था। वह अब रावी पर कोई धौंस जमाने या उसे कैद करने के बजाय बहुत ही नरमी से उसका ख्याल रखना चाहता था। रावी, सुबह के 11 बज चुके हैं। तुमने डॉक्टर मेहता की दी हुई वो पेन किलर दवाई अभी तक नहीं खाई है। प्लीज इस फाइल को थोड़ी देर के लिए बंद करो और पहले अपनी मेडिसिन खत्म करो। विक्रांत ने अपनी आवाज को बेहद धीमा, सॉफ्ट और आदतपूर्ण रखते हुए बहुत ही नरमी से कहा। रावी ने अपनी नजरें फाइल से हटाई और बहुत ही शांत अंदाज में विक्रांत की तरफ देखा। मिस्टर ओबराय, मुझे अपने काम के बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह दवाई मैं इस ऑडिट को पूरा करने के बाद खुद खा लूंगी। आप प्लीज जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। आपकी अपनी पीठ के टाँके भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। रावी का यह कड़क और दो टूक जवाब सुनकर विक्रांत चिढ़ा नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही मध्यम और प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह समझ चुका था कि रावी इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। दोपहर के ठीक 1 बज रहे थे। लगातार 3 घंटे काम करने के कारण रावी का सिर थोड़ा सा भारी होने लगा था और उसके बाजू का दर्द भी अब थोड़ा बढ़ चुका था। उसने अपनी फाइल्स को समेटा और अपने लिए एक कड़क कॉफी बनाने के इरादे से कैबिन से निकलकर पेंट हाउस के उस आलीशान मॉडर्न किचन की तरफ बढ़ा दिए। किचन के अंदर पहुंचकर रावी ने जैसे ही अपने दाहिने हाथ को पानी की भारी केतली को उठाकर इंडक्शन चूल्हे पर रखने की कोशिश की, उसके बाएं बाजू के जख्म में एक बहुत तेज दर्द का झटका लगा। उसके मुंह से एक बारीक सी सिसकी निकली और केतली उसके हाथ से छूटने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही मजबूत और फौलादी साया उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। विक्रांत ने 1 सेकेंड की भी देरी किए बिना आगे बढ़कर रावी के हाथ से उस भारी केतली को खुद अपने हाथ में ले लिया। विक्रांत की छाती इस वक्त रावी के कंधों के बिल्कुल
सट चुकी थी और उन दोनों के बीच महज 1 इंच का भी फासला नहीं था। रावी झटके से मुड़ी और दोनों की नजरें किचन की मध्यम रोशनी के बीच बहुत ही करीब से एक दूसरे से टकराई। मिस्टर ओबराय, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? छोड़िए इस कैटली को, मैं अपनी कॉफी खुद बना सकती हूँ। रावी ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए थोड़ा हिचकिचाकर कहा। बिल्कुल नहीं रावी मेहरा, अभी ओबराय मेंशन की और इस पूरे साम्राज्य के असली बॉस तुम हो और हमारे नए नियमों के मुताबिक बॉस को चोट लगने पर घर के स्टाफ को काम करना पड़ता है। आज से तुम्हारे लिए कॉफी खुद विक्रांत सिंह ओबराय अपने हाथों से बनाएगा। तुम चुपचाप इस लैब के पास खड़ी रहो और मेरी कॉफी मेकिंग स्किल्स को देखो। विक्रांत ने बहुत ही मजेदार और जिद्दी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ के पट्टियों के बावजूद बहुत ही स्टाइल से कॉफी पाउडर और दूध के डिब्बों को काउंटर पर सजा दिया। देश का नंबर 1 पॉप आइकन, जिसके एक इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े सेफ खाना बनाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, आज वह खुद किचन के अप्रैन को संभालते हुए एक मिडिल क्लास लड़की के लिए कॉफी बनाने की जहज्जद में जुटा हुआ था। विक्रांत ने चम्मच उठाया और बहुत ही हड़बड़ाहट में कॉफी पाउडर को दूध के अंदर मिक्स करना शुरू किया, लेकिन वह इस काम का आदी नहीं था। कॉफी का थोड़ा सा पाउडर उड़कर सीधे उसकी अपनी नाक और उसके गालों पर जाकर लग गया। रावी, जो पिछले कुछ मिनटों से बहुत ही कड़क चेहरा बनाकर खड़ी थी, वह विक्रांत के चेहरे पर लगी उस कॉफी की धूल और उसकी इस लाचारी को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाई। उसके होठों से एक बहुत ही खूबसूरत खिलखिलाती हुई हंसी छूट गई। वह अपनी उंगलियों को अपने मुंह पर रखकर बहुत ही सहजता से हंसने लगी। विक्रांत अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने पिछले कई हफ्तों में पहली बार रावी के चेहरे पर यह सच्ची, बिना किसी नफरत की और इतनी प्यारी हंसी देखी थी। रावी की यह मुस्कान विक्रांत के दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भर रही थी। हंसना बंद करो रावी, मैं सचमुच बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बना रहा हूँ। विक्रांत ने थोड़ा शर्माते हुए अपनी हुडी के आस्तीन से अपने गाल को पोंछने की कोशिश की, जिससे काफी और ज्यादा फैल गई। मिस्टर ओबराय, आपसे एक कॉफी भी सलीके से नहीं बनती। लाइए चम्मच मुझे दीजिए, वरना आप इस पूरे किचन में आग लगा देंगे। रावी ने हंसते हुए आगे बढ़कर विक्रांत के हाथ से वो चम्मच छीन लिया और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कॉफी को स्टीर करने लगी। दोनों किचन के काउंटर के पास बिल्कुल पास पास खड़े थे और उनके बीच की यह बारीक तीखी और मजेदार नोक झोंक पेंट हाउस की हवाओं को पूरी तरह से रोमांटिक और फ्रेश बना रही थी। कुछ ही मिनटों बाद दोनों लिविंग रूम के बड़े से लेदर सोफे पर बैठे अपनी अपनी कॉफी के मग को हाथ में थामे हुए थे। विक्रांत ने बहुत ही उत्सुकता से रावी की तरफ देखा, जैसे वह अपने काम का रिव्यू मांग रहा हो। रावी ने जैसे ही कॉफी की पहली चुस्की ली, उसका पूरा मुंह कड़वाहट के मारे सिकुड़ गया। विक्रांत ने कॉफी में चीनी डालना पूरी तरह से भूल गया था और वह कॉफी इतनी कड़क थी कि किसी का भी गला सूख जाए। मिस्टर ओबराय, यह दुनिया की सबसे घटिया और कड़वी कॉफी है। आपने इसमें चीनी की जगह क्या पूरा बारूद डाल दिया है? रावी ने चिढ़ते हुए मग को टेबल पर वापस रख दिया। ओह सॉरी, मैं शुगर डालना भूल गया था। विक्रांत ने झेपते हुए अपना सिर खुजलाया और दोनों के बीच एक बार फिर एक हल्की सी हंसी का माहौल बन गया। कॉफी खत्म होने के बाद विक्रांत के चेहरे की मस्ती अचानक पूरी तरह शांत हो गई। उसकी आंखों में वही पुरानी केयर और गहराई वापस लौट आई। उसने टेबल से वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और रावी के बिल्कुल पास सोफे पर बैठ गया। रावी, मजाक अपनी जगह है, लेकिन अब तुम्हारी इस बाजू की पट्टी को चेंज करने का समय हो चुका है। डॉक्टर मेहता ने कहा था कि दोपहर को इस पर नया एंटीसेप्टिक मलहम लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज सीधे बैठो, मैं खुद इसे चेंज करूंगा। विक्रांत ने बहुत ही नरमी और जिद के साथ रावी के जख्मी हाथ की तरफ अपनी उंगलियों को बढ़ाया। रावी थोड़ा सा हिचकिचाई। वह अपने स्वाभिमान के कारण विक्रांत को अपने इतने करीब आने की इजाजत इतनी जल्दी नहीं देना चाहती थी। मिस्टर ओबराय, मैं अपनी पट्टी खुद चेंज कर सकती हूँ, आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना रावी, तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत करो, लेकिन इस वक्त तुम जख्मी सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मुझे अपना फर्ज पूरा करने से मत रोको। विक्रांत ने बहुत ही धीमे और सच्ची आंखों से रावी की तरफ देखा। विक्रांत की आंखों में छिपी वो बेइंतहा मोहब्बत और उसका यह भोलापन देखकर रावी का दिल अंदर से थोड़ा सा पिघल गया। उसने बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बाजू को विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया। विक्रांत ने बहुत ही आस्ते से, बिल्कुल अपनी सांसों को रोकते हुए रावी के ब्लेजर को आस्तीन को ऊपर की तरफ खिसकाया। उसने बहुत ही नरमी से
पुरानी सफेद पट्टी की गांठ को खोला। जैसे ही पट्टी हटी, रावी का वो लाल घाव सामने आया। विक्रांत के दिल के अंदर एक टीस उठी। उसने एंटीसेप्टिक मलहम को रुई पर लगाया और बहुत ही धीरे से फूंक मारते हुए रावी की त्वचा पर थपथपाना शुरू किया। उफ! जैसे ही दवाई जख्म से टकराई, रावी के मुंह से एक बारीक सी आवाज निकली और उसकी उंगलियों से जबरदस्ती विक्रांत की हुडी के कपड़े को कसकर भींच लिया। बस थोड़ा सा और, रावी, दर्द खत्म हो जाएगा। विक्रांत ने बहुत ही कोमलता से कहते हुए उस ताजी सफेद पट्टी को रावी के बाजू के चारों तरफ लपेट दिया और बहुत ही सलीके से एक छोटी सी नोट बांध दी। पट्टी बांधने के बाद भी विक्रांत ने रावी का हाथ छोड़ा नहीं। उसने रावी के नाजुक हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच थामे रखा और दोनों की नजर सोफे की इस मध्यम रोशनी के बीच बिल्कुल एक दूसरे में खो गई। कमरे में घोर गहरा सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों के बीच एक बहुत ही क्रैश और गहरा रोमांटिक तनाव साफ महसूस हो रहा था। विक्रांत रावी को सिर्फ निहार रहा था और रावी भी विक्रांत की इस बदले हुए समझदार रूप को देखकर अंदर ही अंदर उसके प्यार के एक नए जाल में धीरे धीरे उलझने की राह पर कदम रख चुकी थी। क्लिक कड़क! तभी अचानक पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला और समीर हाथ में कुछ नए ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स लिए बहुत ही बड़ी और बम्पर खुशी के साथ अंदर दाखिल हुआ। समीर को देखते ही रावी और विक्रांत झटके से एक दूसरे से दूर हटे और सोफे पर सीधे बैठ गए। सर, मिस रावी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। समीर ने हाँफते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए टेबल के पास आकर खड़ा हुआ। क्या बात है समीर, इतनी जल्दी में क्यों हो? विक्रांत ने अपनी आवाज को दोबारा थोड़ा सा फॉर्मल करते हुए पूछा। सर, मिस रावी ने कल रात जो मुंबई हाई कोर्ट और स्विस बैंक के उन लीगल पेपर्स पर अपने मुख्य अथॉरिटी वाले डिजिटल सिग्नेचर किए थे, उसकी वजह से आज सुबह ठीक 10 बजे पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने कामनी मैडम और शौर्य ओबराय की सीक्रेट स्विस बैंक लॉकर नंबर 709 की पूरी काली दौलत, सारे फर्जी शेयर्स और उनकी करोड़ों की बेनामी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से फ्रीज कर लिया है। कामनी मैडम का वो खूनी साम्राज्य अब बाहर की दुनिया से पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुका है। अब वे उस पहाड़ी कालकोठरी से बाहर किसी भी गुंडे को 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सर, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यह सब सिर्फ और सिर्फ मिस रावी के इस नए बॉस वाले फैसले की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। समीर ने पूरी रिपोर्ट बहुत ही उत्साह के साथ रावी के सामने रख दी। कामनी के पूरे कैश नेटवर्क का इस तरह पूरी तरह से फ्रीज हो जाना ओबराय साम्राज्य की सबसे बड़ी और अंतिम जीत थी। विक्रांत यह बात सुनते ही पूरी तरह से खुशियों से झूम उठा। उसने अपने सारे शारीरिक दर्द को भुला दिया, आगे बढ़ा और बहुत ही अधिकार व सच्चे आदर के साथ रावी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे। सुना तुमने रावी, तुमने आज मेरे पापा के कातिलों की रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। कामनी का वो खूनी चैप्टर अब इस दुनिया से पूरी तरह क्लोज हो चुका है। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ रावी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। विक्रांत ने बहुत ही भावुक होकर रावी के हाथों को चूम लिया। रावी ने विक्रांत की उस सच्ची खुशी और उसकी आंखों में छिपे असीम आदर को देखा। वह समझ चुकी थी कि यह सोने का पिंजरा अब उसके लिए कोई कैद नहीं था। ओबराय मैंसन के मुख्य बड़े गेट के बाहर की हवा आज सुबह से ही शहनाइयों और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रही थी। मूसलाधार बारिश का वह डरावना मौसम अब हमेशा के लिए बीत चुका था और आसमान बिल्कुल साफ नीले रंग में चमक रहा था। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे जब अस्पताल से ओबराय ट्रस्ट की वीआईपी एम्बुलेंस सीधे मैंसन के पोर्च में आकर रुकी। दिग्विजय सिंह ओबराय पूरी तरह से ठीक होकर अपनी उसी सोने की नक्काशीदार छड़ी को थामे बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कार से बाहर निकले। पूरे मैंसन के स्टाफ और सुरक्षा गार्ड्स ने उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर दी। हॉल के बीचों बीच रावी मेहरा और विक्रांत सिंह ओबराय एक साथ खड़े होकर अपने दादाजी का स्वागत कर रहे थे। रावी बेटा, यहाँ आओ। दिग्विजय सिंह ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले विक्रांत को नजरअंदाज करते हुए रावी को बहुत ही आदर के साथ अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से ओबराय खानदान की पुश्तैनी सोने की चैन निकाली और बहुत ही प्यार से रावी के गले में पहना दी। कामनी के उस खूनी साम्राज्य को खत्म करके और स्विस बैंक के उस सिगरेट को जब्त करके तुमने आज मेरे बेटे के इंसाफ की जंग को जीत लिया है। तुम इस घर की सिर्फ कानूनी बॉस नहीं हो रावी, तुम आज से इस ओबराय खानदान की असली लक्ष्मी हो। अब विक्रांत, अगर आज के बाद मुझे खबर मिली कि तुमने इस बच्चे की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें इस वसीयतनामा से बेदखल कर दूंगा। दादाजी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं खुद रावी के इस नए फैसले का पूरा सम्मान
सम्मान करता हूँ। विक्रांत ने बहुत ही सीधे, शांत और एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए अपने दादाजी के सामने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में इस वक्त कोई पुराना घमंड या जानवर जैसा गुस्सा बिल्कुल नहीं था। वहां सिर्फ रावी के लिए एक असीम आदर और सच्चा प्यार साफ चमक रहा था। पूरे मैंसन के अंदर पिछले कई महीनों के बाद पहली बार एक बेहद खुशहाल और सुकून भरा पारिवारिक माहौल छा चुका था। दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। दादाजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अब पूरा मैंसन बिल्कुल शांत था। विक्रांत अपने पर्सनल पेंट हाउस के लिविंग एरिया में खड़ा बहुत ही बेचैनी के साथ अपने हाथ की उंगलियों को चटका रहा था। आज रात वह रावी का दिल जीतने के लिए और उसे उस पवित्र स्वाभिमान का सम्मान करने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और बहुत ही प्यारा सीक्रेट सरप्राइज डिनर प्लान कर रहा था। उसने चुपके से समीर को अपने पास बुलाया, जो इस वक्त फूलों के कुछ बुके लेकर अंदर आया था। समीर मेक श्योर कि रावी को इस बात की कानों कान भनक ना लगे। इस पूरे लिविंग एरिया को और बाहर की बालकनी को रावी के पसंदीदा हल्के नीले और सफ़ेद असली गुलाब के फूलों से सजा दो। और हाँ, लाइट्स बिल्कुल मध्यम और कैंडल लाइट स्टाइल की होनी चाहिए। आज रात मैं रावी के सामने अपने इस बदले हुए वजूद का एक नया रंग पेश करना चाहता हूँ। विक्रांत ने बहुत ही सॉफ्ट और धीमी आवाज में समीर को निर्देश दिए। जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिस रावी इस वक्त नीचे बड़े साहब की फाइल्स देख रही हैं। उन्हें ऊपर आने में अभी 2 घंटे का समय लगेगा। मैं तब तक सारी डेकोरेशन बिल्कुल परफेक्टली सेट कर देता हूँ, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी टीम को लेकर सजावट के काम में जुट गया। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही उत्साह के साथ सीधे किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह आज रात होटल के महंगे सेफ की मदद के बिना खुद अपने हाथों से रावी के लिए कुछ पसंदीदा व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की जिद पर खड़ा हुआ था। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। किचन के अंदर का नज़ारा इस वक्त देखने लायक था। देश का सबसे बड़ा पॉप आइकन, जिसके सहारे पर दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट कंपनियां झुक जाती थी, आज वह खुद किचन के काउंटर के पास खड़ा सॉस, पास्ता के पैकेट्स और पनीर के डिब्बों के बीच बुरी तरह से उलझा हुआ था। विक्रांत ने अपने नाइट सूट के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का सेफ एप्रन पहन रखा था। उसने अपने एक हाथ की पट्टियों के बावजूद बहुत ही स्टाइल से आटे के डिब्बे को खोला ताकि वह पास्ता का बेस तैयार कर सके। लेकिन चूंकि वह इस काम का आदी नहीं था, जैसे ही उसने मिक्सी का बटन ऑन किया, मिक्सी का ढक्कन ढीला होने के कारण पूरा का पूरा सफ़ेद मैदा और सॉस का मिक्सचर एक बहुत बड़े धमाके के साथ हवा में उड़ गया। एक ही माइक्रो सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा सफ़ेद आटा विक्रांत के चेहरे, उसके बालों, उसकी नाक और उसके पूरे एप्रन पर जाकर चिपक गया। विक्रांत का पूरा चेहरा इस वक्त किसी सफ़ेद भूत जैसा लग रहा था और वह अपनी आंखों को मीचते हुए बहुत ही फनी अंदाज में खांस रहा था। ठीक उसी वक्त रावी मेहरा नीचे का काम पूरा करके बहुत ही शांत कदमों से चलती हुई पेंट हाउस के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने किचन की तरफ से आती हुई खांसने की आवाज़ सुनी, वह हैरान होकर अंदर झांकी। किचन के काउंटर के पास खड़े विक्रांत के उस सफ़ेद आटे से सने हुए चेहरे, उसकी नाक पर लगे लाल टमाटो सॉस और पनीर के डिब्बे को हाथ में थामे उसकी लाचारी को देख कर रावी मेहरा अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न रह गए। उसने पिछले कई हफ्तों से अपने दिल के अंदर जो कड़क अनुशासन और नफरत पाल रखी थी, वह विक्रांत की इस बेहद फनी और सीधे रूप को देखकर एक ही पल में पूरी तरह से हवा में उड़ गए। रावी खुद पर काबू नहीं कर पाई। उसके होठों से एक बहुत ही खूबसूरत खिलखिलाती हुई और तेज हंसी छूट गई। हा हा हा, मिस्टर ओबराय, यह क्या बदहाल हालत बना रखी है आपने अपनी। आप यहाँ पास्ता बना रहे हैं या पूरे किचन के साथ होली खेल रहे हैं? रावी अपनी उंगलियों को अपने मुंह पर रखकर बहुत ही सहजता से हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज पूरे पेंट हाउस के सन्नाटे को एक ही पल में बेहद खूबसूरत और फ्रेश बना रही थी। विक्रांत अपनी जगह पर बिल्कुल चकित खड़ा रहा। उसने रावी के चेहरे पर इतनी सच्ची और इतनी प्यारी हंसी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने थोड़ा सा शर्माते हुए बहुत ही भोलेपन के साथ कहा, हंसना बंद करो रावी। मैं सचमुच कल रात से इंटरनेट पर रेसिपी देखकर तुम्हारे लिए यह स्पेशल पास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मिक्सी का जार अचानक खुद ही ब्लास्ट हो गया। रावी हंसते हुए 2 कदम आगे बढ़ी। दोनों के बीच अब महज कुछ इंच का फासला था। रावी ने बहुत ही नरमी और अधिकार के साथ विक्रांत के हाथ से वो पनीर का डिब्बा छीना और अपनी जेब से एक साफ सूती रुमाल निकाला। उसने बहुत ही आस्था से आगे बढ़कर खुद अपने हाथों से विक्रांत के गालों और उसकी नाक पर जमे हुए उस सफ़ेद आटे और टोमेटो सॉस को बहुत ही नरमी के साथ साफ करना शुरू किया। रावी की उंगलियों का वो मखमली और कोमल एहसास जैसे ही विक्रांत के गालों से टकराया, विक्रांत के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। वह अपनी सांसों को रोककर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सीधे रावी के उस सुंदर और मासूम चेहरे को निहारने लगा। दोनों की नजरें इस वक्त बहुत ही करीब से एक दूसरे में खो चुकी थी। कमरे में कोई पुराना घमंड या अधिकार की जंग नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच जागती हुई एक बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत कसमकस
साफ महसूस हो रही थी। मिस्टर ओबरॉय, आपसे एक पास्ता भी सलीके से नहीं बनता। लाइए, अब इस किचन की कमान मुझे संभालने दीजिए, वरना आप रात होने से पहले इस पूरे पेंट हाउस को आटे के मलबे में तब्दील कर देंगे। रावी ने बहुत ही प्यारी सी नोक झोंक के साथ चम्मच उठाया और पास्ता को स्टेन करना शुरू कर दिया। विक्रांत चुपचाप सोफे के पास खड़ा मुस्कुराता रहा। रात के ठीक 9 बज रहे थे। पेंट हाउस की मुख्य विशाल बालकनी का नजारा इस वक्त किसी जन्नत जैसा खूबसूरत लग रहा था। समीर की बेहतरीन सजावट के कारण पूरी बालकनी हल्के नीले और सफेद असली गुलाब के फूलों से महक रही थी। चारों तरफ मध्यम पीली मोमबत्तियां की रोशनी तैर रही थी और ठंडी हवा के झोंकों के फूलों की फुलझड़ियां को फर्श पर बिखेर रही थी। बालकनी के सेंटर में लगी कांच की छोटी मेज पर रावी का बनाया हुआ वो गर्मा गर्म व्हाइट सॉस पास्ता और 2 वाइन ग्लासेस सजे हुए थे। रावी और विक्रांत दोनों एक दूसरे के आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मध्यम रोशनी के बीच दोनों का चेहरा बेहद शांत और ग्रेसफुल लग रहा था। विक्रांत ने बहुत ही आहिस्ते से अपने हाथ का गिलास उठाया और रावी की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही धीमी, ठंडी और बेहद मैच्योर आवाज में कहा, रावी, आज की यह रात हमारे इस नए सफर की पहली शुरुआत है। मैं जानता हूँ कि तुमने स्विस बैंक में मेरे इजहार को रिजेक्ट किया था और तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही था। मैं आज इस मोमबत्ती की रोशनी के सामने तुमसे वादा करता हूँ कि विक्रांत सिंह ओबराय आज के बाद कभी तुम्हारे इस पवित्र स्वाभिमान पर अपना घमंड नहीं थोपेगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एक तरफा सच्चा आशिक बनकर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर आवर न्यू लाइफ, रावी। रावी ने विक्रांत की सुलगती और सच्ची आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई पुराना डर या नफरत की चमक नहीं थी। वह विक्रांत के इस बदले हुए जेंटलमैन रूप को, उसकी इस सच्ची केयर को अब धीरे धीरे अपने दिल के अंदर स्वीकार करने लगी थी। उसने भी मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया और विक्रांत के गिलास से छुआ दिया। 10। कांच के टकराने की वो बारीक आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। दोनों बहुत ही सुकून और मस्ती के साथ बालकनी में बैठकर डिनर करने लगे। ओबराय मैंसन के उस आलीशान पेंट हाउस की सुबह आज अपनी पूरी ताजगी और खुशियों के साथ मुस्कुरा रही थी। कल रात बालकनी में हुए उस प्यारे कैंडल लाइट डिनर और विक्रांत के उस सच्चे जेंटलमैन वाले बदलाव ने रावी के दिल के अंदर की कड़वाहट को बहुत हद तक कम कर दिया था। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे जब पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा बहुत ही तेजी से खुला और समीर हाथ में एक मेडिकल फाइल लिए अपने चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और भावुक मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हुआ। रावी उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी घर के कुछ जरूरी पेपर्स देख रही थी और विक्रांत उसके बगल में बैठकर बहुत ही शालीनता से अपनी ब्लैक कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। मिस रावी, विक्रांत सर, बहुत बड़ा मेडिकल हो गया है। अभी अभी सिटी हॉस्पिटल के VIP विंग से डॉक्टर क्लॉड का सीधा ऑफिशियल कॉल आया है। आपके पापा मिस्टर राकेश मेहरा जी ने कोमा के इतने दिनों के बाद आज सुबह पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके हाथ पैरों के रिफ्लेक्सेस वापस लौट आए हैं और वो पूरी तरह से होश में आ चुके हैं। समीर ने हाँफते हुए यह बेहद सुखद खबर उन दोनों के सामने रख दी। पापा 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 को होश आ गया। रावी के हाथ से वो पेन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके पूरे वजूद में एक असीम खुशी और राहत का सैलाब उमड़ आया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू की मोटी मोटी बूंदें छलक कर सीधे उसके गालों पर बहने लगी। वह पिछले कई हफ्तों से जिस एक दिन का इंतजार अपने स्वाभिमान की जंग लड़कर कर रही थी, आज भगवान ने उसकी वो दुआ पूरी कर दी थी। विक्रांत ने जैसे ही रावी को इस कदर रोते और खुश होते देखा, वह बिना एक सेकंड गंवाए अपनी कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में रावी के परिवार की इस खुशी को देखकर एक अजीब सा सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ की पट्टियों की परवाह किए बिना बहुत ही नरमी से रावी का कंधा थामा। रावी, रोना बंद करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। समीर, मेरी गाड़ियों के VIP पासेस निकालो। आज कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। मैं खुद रावी को लेकर अभी इसी वक्त अस्पताल जा रहा हूँ। तुम डॉक्टर क्लार्क को बोलो कि वे राकेश जी के पास ही मुस्तैद रहें। विक्रांत ने बहुत ही कड़क और अधिकारपूर्ण आवाज में समीर को ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में अब कोई पुराना घमंड नहीं था, वहां सिर्फ रावी के परिवार को संभालने का एक सच्चा फर्ज साफ चमक रहा था। रावी ने झटके से अपना बैग उठाया और दोनों बहुत ही तेज कदमों के साथ मेंशन से बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ गए। ब्लैक रोल्स रॉयस कार मुंबई की सड़कों पर एक तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर विक्रांत बैठा हुआ था और उसकी नजरें लगातार स्टीयरिंग व्हील्स को संभालते हुए साइड मिरर के जरिए रावी के उस बेचैन चेहरे को ट्रैक कर रही थी। रावी फ्रंट सीट पर बैठी लगातार अपनी उंगलियों को भींच रही थी और उसके दिल की धड़कनें अपने पापा से मिलने की जल्दबाजी में बहुत तेज चल रही थी। विक्रांत ने बहुत ही आहिस्ते से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और रावी के कांपते हुए हाथों के ऊपर बहुत ही हल्के से रख दिया। रिलैक्स रावी,
रावी, जस्ट रिलैक्स। तुम्हारे पापा एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है और वे अपनी इस बेटी की वफादारी और उसकी इस ईमानदारी की जिद को देखकर बहुत जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारे इस परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आएगा, यह विक्रांत सिंह ओबराय का तुमसे वादा है। रावी ने विक्रांत के उस मजबूत हाथों के एहसास को अपने हाथ पर महसूस किया। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और विक्रांत की उन शांत और गहरी भूरी आंखों में देखा। उससे पहली बार एहसास हो रहा था कि विक्रांत से शब्दों से माफी नहीं मांग रहा था, बल्कि वह अपनी रूह से उसके परिवार को अपना मान चुका था। और रावी के होठों पर एक बहुत ही मध्यम सी मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा। ठीक सुबह के 9 बजे सिटी हॉस्पिटल के कार्डियक VIP स्वीट नंबर 405 का नजारा बेहद भावुक और आंसुओं से भीगा हुआ था। कमरे के बीचों बीच बेड पर राकेश मेहरा लेटे हुए थे। उनके चेहरे से वो वेंटिलेटर की हैवी मशीनें अब पूरी तरह से हटाई जा चुकी थी। सिर्फ एक साधारण सा ऑक्सीजन मास्क लगा था। बेड के एक तरफ उनकी पत्नी सुमन मेहरा और छोटी बहन अंजलि फर्श पर बैठी रोते हुए राकेश जी के हाथों को चूम रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रावी मेहरा पागलों की तरह दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। पापा! रावी की हलक से एक ऐसी दिल चीर देने वाली भावुक और चीख निकली कि बेड पर लेटे राकेश जी ने बहुत ही कमजोरी के साथ अपनी आंखें घुमाई और अपनी इस लाडली बेटी की तरफ देखा। रावी तुरंत बेड के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने पापा के उस कमजोर ठंडे हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भींच लिया और उनके सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा देखिए, आपकी रावी आ गई है। मैं आपसे दूर नहीं हूँ पापा, प्लीज मुझे देखकर मुस्कुराइए ना। माँ देखिए, पापा ने मेरी तरफ देखा है। राकेश जी ने बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ की उंगलियों को हिलाया और रावी के सिर पर बहुत ही हल्के से रख दिया। उसकी सूखे होठों से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों के कोरों से बहे आंसुओं ने साफ कह दिया था कि उन्हें अपनी इस बेटी पर कितना ज़्यादा नाजुक गर्व था। सुमन मेहरा और अंजलि भी रावी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। पूरा कमरा पिछले कई हफ्तों से उस भयंकर दर्द के बाद आज खुशियों के आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। तभी कमरे की चौखट पर विक्रांत सिंह ओबराय आकर खड़ा हो गया। जैसे ही रावी की माँ सुमन मेहरा की नज़र दरवाजे पर खड़े विक्रांत पर पड़ी, उनके चेहरे पर अचानक एक पुराना खौफ और घबराहट साफ उभर आई। उन्हें याद आया कि यह वही घमंडी सुपरस्टार है जिसने कुछ हफ्तों पहले पुलिस स्टेशन में रावी पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उनके मिडिल क्लास घर को सील करके उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। सुमन मेरा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई और उन्होंने अंजलि को अपने पीछे छुपा लिया। कमरे के अंदर अचानक एक अजीब सा तनाव छा गया। रावी ने भी मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। वह जानना चाहती थी कि विक्रांत इस वक्त उसके परिवार के सामने क्या करने वाला था। विक्रांत ने कमरे के इस बदले हुए माहौल को और रावी की माँ की आंखों में अपने लिए उस पुराने खौफ को साफ महसूस किया। उसका वो सुपरस्टार का असीम अहंकार आज इस मिडिल क्लास परिवार के सामने पूरी तरह से पानी पानी हो चुका था। उसने बहुत ही शांत और भारी कदमों से कमरे के अंदर कदम रखा। उसने बिना कोई रौब दिखाए सीधे आगे बढ़कर सबसे पहले रावी के बीमार पापा राकेश मेहरा के बेड के पास जाकर उनके पैरों को छुआ और फिर वह मोड़ा और रावी की माँ सुमन मेहरा के बिल्कुल सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। देश का नंबर 1 पॉप आइकन आज एक साधारण मिडिल क्लास माँ के पैरों में हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। माँ जी प्लीज़ मुझे डरिए मत। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अंधे गुस्से और घमंड में आपके इस हंसते खेलते परिवार पर बहुत बड़े जख्म दिए हैं। मैंने रावी के साफ साफ जमीर का अपमान किया है, आपके घर को सील करवाया। मैंने अपनी उस सारी खौफनाक गलतियों के लिए आज आपके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर अपनी इस रूह से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे सज़ा दे दीजिए माँ जी, लेकिन प्लीज़ मुझसे खौफ मत खाइए। आज से आपके इस घर के, आपके इस परिवार के और राकेश जी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं रावी का गुनहगार हूँ, लेकिन आपके इस बेटे को सुधरने का एक मौका ज़रूर दीजिए। विक्रांत की आवाज़ पूरी तरह से रूंझ चुकी थी। उसकी भूरी आंखों से सच्चे पछतावे के आंसू टपक कर सीधे फर्श पर गिर रहे थे। सुमन मेहरा विक्रांत के इस असीम समर्पण, उसके इस सच्चे आंसू और देश के सब इतने बड़े स्टार को अपने पैरों में इस तरह रोते देख भीतर तक पूरी तरह से सुन्न रह गई। उनका वो पुराना गुस्सा और डर विक्रांत के इस सीधे और सच्चे रूप के सामने एक ही पल में पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने रोते हुए आगे बढ़कर विक्रांत के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे फर्श से ऊपर उठाया। बेटा
उठो, तुम इतने बड़े घर के वारिस हो, हमारे पैरों में तुम्हारे ये हाथ अच्छे नहीं लगते। रावी ने मुझे सब बता दिया था कि तुमने कैसे अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा की है और अपना खून भी दिया है। भगवान करे मेरे राकेश जी जल्दी ठीक हो जाए। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सुमन मेहरा ने विक्रांत के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। रावी ने जब विक्रांत को अपनी माँ के सामने इस कदर झुकते और अपने पापा के पैर छूते देखा तो उसके दिल के अंदर विक्रांत के लिए जो इज्जत और सम्मान की भावना थी वह आज आसमान की ऊंचाइयों को छू चुकी थी। वह समझ गई थी कि विक्रांत का यह बदलाव कोई दिखावा नहीं था, वह सचमुच उसके परिवार को अपनी पूरी रूह से अपना चुका था। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। डॉक्टर क्लार्क ने राकेश जी का फाइल चेकअप पूरा करने के बाद रावी को बताया कि उनकी रिकवरी बहुत ही बेहतरीन और अगले कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह से बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के चलने फिरने लगेंगे। विक्रांत ने समीर को कड़ा ऑर्डर देकर सुमन मेहरा और अंजलि के लिए अस्पताल के ठीक बगल में ओबराय ट्रस्ट का एक बेहद आलीशान और सुरक्षित वीआईपी स्वीट बुक करवा दिया था ताकि वे आराम से राकेश जी के पास रह सकें और मेंशन के 4 बेड्स सुरक्षा गार्ड्स को उनकी 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात कर दिया था। रात के ठीक 9 बजे जब रावी और विक्रांत वापस ओबराय मेंशन के उस पेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए तो पूरे कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई शांति पसरी हुई थी। रावी लिविंग रूम के सेंटर में खड़ी हुई अपने पापा टेबल उसने अपना बैग टेबल पर रखा और बहुत ही धीरे से मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत अपनी हुडी को उतार कर सीधे सोफे पर बैठने ही वाला था कि रावी बहुत ही धीमे और ग्रेसफुल कदमों से चलती हुई उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने विक्रांत की आंखों में सीधे अपनी नजरें गड़ाई। उसके चेहरे पर पिछले कई हफ्तों के बाद आज पहली बार एक बेहद खूबसूरत, बिना किसी नफरत की और असीम आदर से भरी हुई एक सच्ची मुस्कान चमक रही थी। मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय, थैंक यू सो मच आज मेरे परिवार को वो सम्मान देने के लिए और मेरे पापा के चेहरे पर वो खुशी वापस लाने के लिए। आज आपने जो किया है उसके बाद रावी मेहरा की यह रूह भी हमेशा के लिए आपकी इस केयर की कर्जदार बन चुकी है। रावी की आवाज़ में इस वक्त एक ऐसी मिठास और कोमलता घुली हुई थी कि जिसने विक्रांत की दिल की धड़कनों को एक ही पल में पूरी तरह से थाम लिया था। विक्रांत अपनी जगह पर बिल्कुल सोने चकित खड़ा रह गया। उसने रावी के मुंह से अपने लिए पहली बार इतनी कोमल बातें सुनी थी। उसने बहुत ही आहिस्ते से आगे बढ़कर रावी के उस सुंदर और मासूम हाथ को अपने हथेलियों के बीच थाम लिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, रावी थैंक यू, मुझे मत कहो, यह मेरा फर्ज था और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इस परिवार की रक्षा अपने साई की तरह करूंगा। बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो। दोनों की नजरें इस मध्यम रोशनी के बीच बिल्कुल एक दूसरे में खो गई। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।